मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव ने पहली बार सफाई से बाहर किसी कार्यक्रम में शिरकत की। जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। शिवपाल को अभी भी समाजवादी पार्टी से बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार है। जिस तरह से आपने कहा था कोई जिम्मेदारी जो भी मिलेगी, तो क्या कोई जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी में अपने ख्याल में दी है आपके साथ? जिम्मेदारी का इंतजार है। मुलायम सिंह के निधन के बाद दुख की घड़ी में यादव परिवार एक हो गया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ से गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारकों में जगह दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव संभल के कल की महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान शिवपाल ने आजम खान की जमकर तारीफ की। आजम साहब बड़े लीडर हैं और हर कोई चाहता है, कोई भी दल हो, कोई कुछ भी हो, जब कोई अच्छा ऑडिटर हो विधानसभा में या लोकसभा में होना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने समाज के सभी अगले पिछड़े लोगों को इकट्ठा कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की बात की। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होने वाला है, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग की पोलिंग पार्टी बिल्कुल तैयार है। जहां कुल 441 पोलिंग बूथ पर मतदान कराया जाएगा। हर पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी समेत कुल 5 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। अच्छे से चुनाव हो पाए और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो पाए। तो हमारी टीम आ गई है, अभी हम सब कुछ रिसीव करने के बाद निकलेंगे। जब रवानगी हो जाएगी उसके बाद वहाँ पर अच्छे से चुनाव करवा को मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उपचुनाव में वैसे तो कुल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच है। पिता के निधन के कारण अमन गिरी के पक्ष में सहानुभूति की लहर होने के बावजूद भाजपा इस उपचुनाव में पूरा जोर लगा रही है और प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों समेत 40 स्टार प्रचारकों ने मैदान में उतरकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। हालांकि इस उपचुनाव के नतीजों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और सपा के लिए ये अपनी अपनी ताकत को आजमाने का मौका जरूर है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ प्रदेश में पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं, जिसके लिए भाजपा, सपा और कांग्रेस में तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ पहुंचे और निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बाकी जगह जो भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी भाजपा आएगी। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता तैयार हैं, हमारी पूरी फौज तैयार है और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सबका चुनाव लड़ेंगे दमदारी के साथ और चुनाव सब जीतेंगे। इसके पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार 2 दिन से नगर निकाय चुनाव के दावेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं, कुल 198 नगर पालिका परिषद और 493 नगर पंचायतें हैं, जिसके लिए प्रदेश के सभी दल अपना दम भरने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दल भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अपना दल ने भी निकाय चुनावों के लिए कमर कस ली है और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। खबरों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस ने दिसंबर महीने में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग में मान्यता प्राप्त दल होने के लिए आवेदन किया है, जिसके बाद पार्टी अपने सिंबल पर स्थानीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को उतार सकेगी। नहीं तो अपना दल के सारे उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार ही कहे जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो अपना दल भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन पार्टनर होने की वजह से कुछ सीटों की मांग भी कर सकता है। 17 अक्टूबर को अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनीलाल पटेल की पुण्यतिथि पर बरेली में अनुप्रिया पटेल ने निकाय चुनाव के बारे में अपनी पार्टी के अगले कदम के बारे में बताया था। हमारा संगठन तेजी से तैयारी कर रहा है और समय आने पर निकाय चुनाव में भागीदारी के संबंध में पार्टी के निर्णय को भी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के समर्थन में 3 रैलियां की।
जहां उन्होंने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचारियों का साथ देती है, यूपी में माफिया का राम नाम सत्य कर दिया। कांग्रेस के एजेंडे में तो केवल एक खानदान के विकास का था और भाइयों बहनों केवल एक खानदान के विकास तक सीमित है पार्टी, इसीलिए आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के एजेंडे में विरासत और सैनिकों का सम्मान नहीं था। कांग्रेस केवल अपने खानदान का विकास करना चाहती है। उत्तर प्रदेश से माफियाओं का हमने सफाया कर दिया है। उनका राम नाम सत्य है हो चुका है। उत्तर प्रदेश से गायब, तो कहीं तो ठौर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ ने मंडी, सोलन और हमीरपुर में जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। साथ ही डबल इंजन की सरकार में हिमाचल में बुलेट ट्रेन की गति से विकास होने की बात भी कही। हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। आजमगढ़ जिले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष और एडीओ पंचायत के बीच विवाद का मामला सामने आया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने जिले के बिलरियागंज में तैनात एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह पर पिस्टल तानने का आरोप लगाते हुए जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया, सोशल मीडिया पर जिसका ऑडियो भी वायरल है। और सुना है हरिवंश, तू बस्ती उगर पट्टी को हम चौथा के हमारे उखाड़ लिया, आई कुछ फर्जी धमकी में मार दू गोली तू है। आज के बाद तेरे उल्टा पलटा बात किया। मामला बढ़ने के बाद एडीओ ने सफाई दी और ऑडियो में खुद की आवाज से इनकार किया है। अच्छा, पहली बात तो वो ऑडियो मेरा नहीं है ना, मेरे मोबाइल से किसी को फोन किया गया है। घटना उसको ये अन्य किसी का ऑडियो लेकर के, या चूंकि इनके ऐसे काम है कि कोई अन्य भी इनको गाली दे सकता है। तो वही भाजपा नेता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नहीं कार्रवाई हुई, हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, उनको भी दूंगा, ऊपर भी मैंने भेजा है। इसके बाद मैं सत्याग्रह करने के लिए तैयार हूँ। ऑडियो वायरल होने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया और इस मामले में ब्रजेश पाठक ने मुख्य सचिव से बात की है। डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप के बाद अधिकारी पर केस दर्ज कर लिया गया है। बरेली में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर 3 तलाक का मैसेज भेजकर उससे अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लिया। एसएसपी ऑफिसर मीडिया से आप बीती बताती अलीशा खान है। अलीशा ने परिवार वालों से बगावत करके सिकंदर से लव मैरिज की। बाद में परिवार वालों ने मुस्लिम रीति रिवाज से सिकंदर से अलीशा का निकाह किया। अलीशा को क्या पता था कि जिसके लिए उसने अपनी जन्म देने वाली मां से बगावत करके जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई थी, उसने पल भर में व्हाट्सएप पर 3 तलाक देकर हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। मेरे शौहर ने व्हाट्सएप पे 3 बार तलाक दे दिया है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे गाड़ी दो, वैगनार गाड़ी दो, बाइक दो, बुलेट दो। अलीशा ने इस मामले में शिकायत एसएसपी और राष्ट्रीय महिला आयोग से की है। वहीं एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। व्हाट्सएप पर 3 तलाक उसके पति के द्वारा दिया गया है। इसके लिए संबंधित किला थाने में अभियोग पंजीकृत करने के लिए निर्देशित किया गया है और उसमें विवेचना प्रारंभ हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन 3 तलाक के ऐसे केस बता रहे हैं कि कुछ लोग आज भी शरीयत में दखलंदाजी पसंद नहीं करते। चित्रकूट में सिस्टम में भ्रष्टाचार की दीमक लगी है। यूपी सरकार की ओर से भूगर्भ के जलस्तर को सुधारने के लिए खेत तालाब योजना चलाई गई है, जिसमें घोटाले की बू आ रही है। आरोप है कि किसानों के खेतों में तालाब बनाने के लिए सरकारी धनराशि का आवंटन किया गया, लेकिन अधिकारियों की कारगुजारी के चलते इस योजना के तहत होने वाला काम सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। विभाग में जाते हैं प्रथम इकाई में, लेकिन वहाँ से वापस किए जाते हैं कि भाई कमीशन नहीं दे पाते हम। और यहाँ जितने भी अभी तक हुए जिन लोगों ने कमीशन दिया है उनका काम हो रहा है। 1,14,000 रुपये जो भी आता है तो उसमें अधिकारी लोग बंदर बांट कर लेते हैं। किसान को 10-20 हज़ार रुपये दे दिए तो उन्हीं का काम होता है, हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। मानिकपुर तहसील के कई गांव ऐसे जहां पर भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने साठगांठ कर करोड़ों रुपए का बंदर बांट कर लिया। तहसील के देवकली, बगरेही और पकारो गांव जैसे कई गांव हैं जहां पर खेत तालाब योजना के क्रियान्वयन के लिए लाखों रुपए दिए गए, लेकिन इन तालाबों को बनाया नहीं गया। वहीं उच्च अधिकारी इससे अनजान है और मामला संज्ञान में आने के बाद जांच कर कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। ऐसी सूचना तो अभी हमें कोई मिली नहीं है। यदि कोई मिलती है कहीं पे किसी भी स्तर से तो हम उसकी जांच करवाएंगे। अब देखना होगा कि इस खबर चलने के बाद अधिकारी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए कितने संजीदा हैं। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। डेंगू के बढ़ते मामलों का हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। डेंगू नियंत्रण के नाकाफी इंतजामों पर नाराजगी जताई है। जो कदम उठाए उनसे जमीनी हकीकत अलग है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। सख्त टिप्पणी की है प्रयागराज के डीएम, सीएमपी और
नगर आयुक्त को तलब किया है। 48 घंटे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बाद रिपोर्ट मांगी गई है। तो प्रयागराज में डेंगू से हालत खराब है और हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है। जहाँ तक अगर हम बात करेंगे इलाहाबाद एज सच की, तो एक प्रकार से कोविड की तरह एक पेंडेमिक हो चुका है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि सरकार को ब्लीचिंग की जो कराना चाहिए था, फॉगिंग कराना चाहिए था, प्लेटलेट का इंतजाम करना चाहिए था, लोग इससे डेथ हो रही है। इससे मैं चाहूँगा कि सरकार इसको कॉग्निजेंस ले और इस स्थिति को सुधारने का प्रयास करे। माननीय चीफ जस्टिस महोदय की अदालत में आज बहस हुई और वो सरकार के पक्ष से संतुष्ट नहीं रहे। अतः उन्होंने फ्राइडे को 10 बजे इस पर यहाँ के डीएम को, यहाँ के सीएमओ को और कमिश्नर नगर निगम को बुलाया है और उस पर परसों इस पर निर्णय लिया जाएगा फ्राइडे। तो डेंगू के डंक से प्रदेश का सियासी पारा हाई है। एक और सपा कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन डेंगू के रोकथाम में फेल हो गई है। वहीं सरकार ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। एक और जहां प्रदेश में मौसमी बीमारियों की चपेट में कई लोग आ रहे हैं, हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। खासकर डेंगू ने एक बार फिर लोगों को डरा दिया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम दफ्तर पर प्रदर्शन किया और अफसरों का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इलाहाबाद में कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसके बेड न फुल हो। कहीं भी कोई कमरे नहीं खाली हैं, कहीं कोई बेड नहीं खाली है। सरकारी अस्पताल से लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल तक डेंगू ने इस तरीके से महामारी है जहां लगातार आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार भी प्रयागराज समेत 5 जिलों में बढ़ते डेंगू के केस पर जांच की बात कह रही है। विभाग भी सक्रिय है। नंबर 1 पर प्रयागराज, नंबर 2 पे लखनऊ, नंबर 3 पर जौनपुर और नंबर 4 पर अयोध्या है। इन चारों जनपदों की हम जांच भी करा रहे हैं कि यहाँ डेंगू क्यों पनपा। वहीं प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी डेंगू के नियंत्रण के लिए उठाए कदमों पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने प्रयागराज के डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त को तलब किया है। अगली सुनवाई अब 4 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आग की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें अलीगढ़, मथुरा और सहारनपुर की। अलीगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी जोर थी कि इलाके में हड़कंप मच गया और अल्फानों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मथुरा में वृंदावन में चामुंडा मंदिर के बाहर खड़ी बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई। बस में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से बस जलकर राख हो गई। सहारनपुर में स्टार पेपर मिल में भयंकर आग लग गई। आग मिल के फिनिशिंग हाउस एरिया में आग लगी। सूचना है कि आग की चपेट में आ जाने से मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई और मिल में काम करने वाले कुछ मजदूर भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। और अब बात बरेली की, जहां शिक्षा का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। जिले में करीब 700 स्कूल के हाल बेहाल है। इन स्कूलों के पास बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर तक नहीं है। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। बात बरेली की, जहां शिक्षा का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। जिले में करीब 700 स्कूल के हाल बेहाल है। इन स्कूलों के पास बच्चों के बैठाने के फर्नीचर तक नहीं है और बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। बरेली के सुभाष नगर के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर देखकर हम कह सकते हैं कि इस स्कूल का भविष्य एकदम अंधेरे में है। स्कूलों की जर्जर इमारत अपनी बदहाली की दास्तां कह रही है। ऊपर से स्कूल की इमारतें भी काफी जर्जर हैं, जिसमें हमेशा जान का खतरा बना रहता है। बरसात के दिनों में स्कूल का हाल और भी बुरा हो जाता है। पानी भर जाता है तो हमारे बच्चे फिर हम लोग दूसरी जगह पे इधर उधर करके बैठाते हैं। क्या करें? अधिकारी वगैरह कभी आते होंगे? आते हैं अधिकारी लोग आते हैं, देखते हैं। वे भी कहते हैं अपनी समस्याओं को आप लोग किसी तरह हल करो, ड्यूटी तो हमारी है ही। एबीपी गंगा ने तमाम गांव में जाकर रियलिटी चेक किया, जहां ज्यादातर खेत में तालाब नहीं बनाए गए। वहीं उच्च अधिकारी इससे अनजान है। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। जो उच्च प्राथमिक के स्कूल थे उनमें हम लोगों ने फर्नीचर उपलब्ध कराया है यहाँ से टेंडर करके जिला स्तर से। बाकी भी जैसे हम लोगों को धनराशि मिलती है। पराली का मुद्दा पंजाब सरकार की गले की हड्डी बना हुआ है। संगरूर और फिरोजाबाद समेत कई जिलों में किसान पराली जला रहे हैं और प्रदूषण का खतरा बनता जा रहा है। पराली को लेकर किसानों का कहना है कि उनके पास अतिरिक्त पैसे नहीं हैं, जिसके कारण पराली को आग लगाना उनकी मजबूरी हो जाती है।
सरकार को चाहिए या तो किसानों को किराए पर मशीनरी उपलब्ध कराए या फिर मशीनरी मुफ्त मुहैया कराई जाए या पराली खुद खेत से उठाई जाए। वहीं पराली को लेकर पंजाब सरकार लगातार एक्शन में है। कृषि विभाग के 4 बड़े अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। दूसरी ओर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार पराली को लेकर पंजाब के किसान पर हमेशा आरोप लगाती है। हरियाणा की पराली पर केंद्र सरकार बात क्यों नहीं करती? उत्तर प्रदेश की आबोहवा लगातार बिगड़ रही है। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बुधवार को भी प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में रहा। हालत यह है कि हवा की गुणवत्ता के मामले में दुनिया के 10 सबसे बदतर शहरों में नोएडा समेत यूपी के कई शहर शामिल हैं। शहर पर दिन भर स्मॉग की चादर तनी रही और हवा की गुणवत्ता सीवियर यानी गंभीर चिंताजनक हालात में है। आज शाम 4 बजे तक गाजियाबाद के लोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 रहा, तो गाजियाबाद के ही इंदिरापुरम का AQI 317 रहा। NCR में नोएडा का AQI सबसे खराब 391 पर रहा। ग्रेटर नोएडा का AQI 340 था। ये हालात तब हैं जब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की जा चुकी हैं और 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है। 10 से 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं पेट्रोल और डीजल की, उनको सीज किया जाना और उनको बाध्य किया जाना कि वो NOC लेकर के NCR क्षेत्र से बाहर चली जाएं। जो गाड़ियां एक्सपायर हो चुकी हैं, उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, उन गाड़ियों को सभी को लाकर यानी कि अब उसे स्क्रैप में लाया जाएगा। अगर वो गाड़ियां गाजियाबाद में छोड़ रही हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक महिला और बच्चे धक्का मुक्की में प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं और फिर सबकी सांसें अटक जाती हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों जवान महिला और उसके बच्चे को मौत के मुंह से बचाते हैं। ये घटना मानखुर्द रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है, जहां एक महिला अपने बच्चे के साथ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ और धक्का मुक्की की वजह से एक महिला और उसका बच्चा चलती ट्रेन से गिर जाते हैं। इसी दौरान वहां मौजूद RPF के 2 जवान फुर्ती दिखाते हुए पहले बच्चे को ट्रेन से दूर खींच लेते हैं और फिर महिला के गिरते हुए उसे ट्रेन से दूर कर देते हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग जवानों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बस्ती में भाजपा नेता और ब्लॉक प्रमुख ने हाथ में जल लेकर भ्रष्टाचार की कसम खाई है और कभी कमीशन न लेने की बात की। दरअसल कई दिनों से बस्ती सदर से ब्लॉक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव पर मनरेगा के नाम पर कमीशन लेने के आरोप लग रहे थे, जिसकी सफाई में उन्होंने जल को हाथ में लेकर कभी कमीशन न लेने की कसम खा डाली। भ्रष्टाचार में लिप्त एक सीओ का सिपाही पद पर डिमोशन हो गया, जिसके बाद से अधिकारियों और नेताओं में डर पैदा हो गया है, जिसका स्वरूप बस्ती में दिखाई दिया, जहां पर ब्लॉक प्रमुख राजेश श्रीवास्तव ने हाथ में जल लेकर कभी कमीशन न लेने की बात कह डाली। अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए भाजपा नेता और ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने उन पर आरोप लगाए हैं जो निराधार हैं। बता दें कि ब्लॉक प्रमुख पर आरोप है कि वो मनरेगा के नाम पर कच्चा और पक्का काम देने के बदले 9% से 13% तक का कमीशन लेते हैं। अब ये बात कितनी सच है ये तो नेताजी खुद ही जानते होंगे। वही अगली खबर नवी मुंबई की, जहां वाईफाई का पासवर्ड ना देना एक युवक को भारी पड़ा और 2 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। तो अलीगढ़ में जिला महिला अस्पताल की भी हम बात कर लेते हैं। वहां पर संविदा कर्मियों को निकाले जाने पर ऐसा गुस्सा फूटा कि CMS ऑफिस के बाहर कूड़ा फेंक दिया गया, जमकर नारेबाजी। सुबह से प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मियों की जब किसी ने सुध नहीं ली तो आक्रोशित संविदा कर्मियों ने आओ देखा ना ताओ
सीएमएस ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया और कूड़े का ढेर वहां भी फेंक दिया और जमकर हंगामा भी किया। यही नहीं, संविदा कर्मियों के संग्राम के बीच सीएमएस और कर्मचारी काफी देर तक बंधक बने रहे। संविदा कर्मियों का कहना है कि 4 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, मैडम ने हमें बिना नोटिस के निकाल दिया। संविदा कर्मियों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को बाहर निकाला और संविदा कर्मियों को समझाने की कोशिश की। वहीं सीएमएस ने बताया कि 2 कंपनियों की डुप्लीकेसी होने के कारण ऐसा फैसला लेना पड़ा। 2 कंपनियों की डुप्लीकेसी होने की वजह से हमारे पास ऑडिट ऑब्जेक्शन आया कि नहीं मैडम, ये डबल पेमेंट हो रहा है, एक ही काम के लिए 2 लोगों का पेमेंट नहीं किया जा सकता। उस ऑब्जेक्शन को निस्तारित करने के तहत मैंने ये कंपनी वालों को लिखा कि आप अपने 40 में से 10 सफाई कर्मचारी और 1 माली को आप वापस ले लीजिए। एक तरफ यूपी सरकार ने 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का प्रण लिया, तो दूसरी तरफ पीलीभीत में मरम्मत के नाम पर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। सड़क निर्माण की तस्वीरें पीलीभीत के मजोला से जोशी कॉलोनी मार्ग की है, जहां ऐसी सड़क बनाई गई जो हाथों से ही उखड़ सकती है। कोलतार भी नहीं डाला नीचे, देखो बिल्कुल नहीं है, कोलतार है ही नहीं। सूबे के पीडब्ल्यूडी मंत्री एक तरफ सड़कों की मरम्मत और निर्माण को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत का अंजाम देखने को मिला है। कितने इंची हो रही है? ये देखो मझोला मार्ग बन रहा है। पीडब्ल्यूडी की नई बनी सड़क की घटियापन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोग सड़क को हाथों से ही उखाड़ दे रहे हैं। मामले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आलम ये है कि मिट्टी के ऊपर ही चारकोल और गिट्टी डाली जा रही है। मामले में अधिकारियों से बात की तो वो लीपापोती करते हुए नजर आए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और ठेकेदार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। अम्बेडकर नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिजली की व्यवस्था न होने पर डॉक्टर्स और मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहसिनपुर मंसूरपुर का है, जहां पर 1 महीने पहले स्वास्थ्य केंद्र की बिजली काट दी गई। विद्युत विभाग का बिजली बिल बकाया होने पर बिजली काटी गई। एक तरफ बिजली विभाग बकाया बिल के इंतजार में बैठा है, तो वहीं सीएससी कर्मचारी अंधेरे कमरे में काम करने पर मजबूर हैं। हम जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को जो पत्र के माध्यम से सूचना दे दिए हैं कि सर जो यहाँ की बिजली आपूर्ति जो है काट दी गई है। हालात ये है कि अस्पताल में बिजली कटने के बाद मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, वह डिलीवरी व्यवस्था भी ठप हो गई है। 1 महीने करीब हो चुके हैं, तब से ऐसे अंधेरे में हम लोग काम कर रहे हैं। मामले में सीएमओ का कहना है कि शासन को पत्र लिख दिया है और 1-2 दिन में बिजली आ जाएगी। उनका बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, शासन की तरफ से उसका भुगतान हो जाएगा। एप्लीकेशन लिख दी है कि वो तुरंत जो है उसको जो है वहाँ का कनेक्शन बहाल करें। सीएचसी में छाए अंधेरे को 1 महीने बीत गए हैं, देखने वाली बात होगी कि आखिर कब सीएचसी रोशन हो पाए। शामली में 1.5 से शादी के चक्कर काट रहा अजीज मंसूरी की मुराद पूरी हो गई और वो दूल्हा बन गया। दरअसल शामली के कैराना के अजीम मंसूरी पिछले कई साल से शादी के लिए परेशान थे। उनकी परेशानी का कारण था 3 फीट की हाइट। कम हाइट होने की वजह से कोई भी लड़की उनके साथ शादी करने के लिए राजी ही नहीं हो रही। अजीम ने अपनी शादी की गुहार सीएम योगी से भी लगाई थी और इसी बीच अजीम का एक वीडियो थाने में शादी के लिए गुहार लगाते हुए वायरल हो गया। इसके बाद उनके लिए कई जगह से रिश्ते आने शुरू हो गए, मगर उन्हें रास आई हापुड़ की बुशरा। खास बात यह है कि बुशरा की हाइट भी 3 फीट है। अजीम मंसूरी दुल्हे की पोशाक में बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने शादी के मौके पर खास तौर से शेरवानी भी डिजाइन करवाई है। अजीम मंसूरी के घर शादी के जश्न का माहौल है और अजीम मंसूरी की खुशी का ठिकाना ही नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश के श्योपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, मगर इस बार वो एक हैरतअंगेज कारनामा करने की वजह से चर्चा में। बाबू जंडेल एक गांव की कटी हुई बिजली को जोड़ने के लिए बिना सेफ्टी किट का सहारा लिए सीधा बिजली के खंभे पर चढ़ गए और गांव की कटी हुई बिजली को जोड़ दिया। तस्वीरें देखिए कैसे विधायक जी हाई टेंशन बिजली के खंभे पर बिजली सप्लाई जोड़ रहे हैं।
बता दें कि कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल सोमवार की रात भारत जोड़ो अभियान यात्रा को लेकर कठौदी गांव पहुंचे थे। रात के समय वहां बिजली नहीं थी। उन्होंने ग्रामीणों से इसका कारण पूछा तो बताया गया कि बकाया बिजली बिल जमा नहीं होने की वजह से बिजली कंपनी ने उनके गांव की बिजली सप्लाई काट दी है। सुबह होने के बाद कांग्रेस विधायक ने खुद ही बिजली के खंभे पर चढ़कर बिजली सप्लाई जोड़ दी। विधायक के जोखिम भरे करतब का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं बिजली विभाग के अफसर इसे असंवैधानिक कार्य बताकर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में जमा खजांची नाथ 6 साल का हो चुका है। कानपुर देहात में रहने वाले खजांची नाथ से किए गए वादे सभा अध्यक्ष ने पूरे कर दिए। दिसंबर 2016 में नोटबंदी के दौरान जन्मे बच्चे को अखिलेश यादव ने खजांची नाम दिया था और उसकी मां से पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही थी, जिसे अखिलेश ने पूरा किया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उसका कानपुर देहात के जाने माने रामा इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करा दिया है। ये स्कूल झिंझक में है। खजांची की मां ने बताया कि बेटे से किया गया वादा अखिलेश यादव ने पूरा कर दिया है। अच्छा, किसके कहने पर कराया है? अखिलेश अच्छा। खजांची ने स्कूल पहुंचकर बच्चों के साथ पढ़ाई की। उसके चेहरे पर स्कूल जाने की खुशी दिखाई दे रही थी। भैया के बार बार भैया का नाम ले रही थी। हाँ। अखिलेश जी का। अखिलेश जी के माध्यम से उन्हीं की सारी निर्देशानुसार हुआ है। खजांची अखिलेश यादव की मदद से स्कूल जाने लगा है और हर साल अखिलेश यादव उसका बर्थडे भी धूमधाम से मनाते हैं। आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट पर दो साड़ आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों साड़ों की भिड़ंत का नजारा किसी प्रतिस्पर्धा से कम नहीं लग रहा। एक दूसरे से दोनों ऐसा टकराए कि वहां मौजूद भीड़ दर्शक बन गई। काफी देर तक चली दोनों की भिड़ंत में हार मानने को कोई तैयार नहीं हुआ। पैदल मार्ग पर दोनों भिड़े रहे और दर्शक बनी भीड़ बुल फाइट का लुत्फ उठाते रहे। ऐसे में पानी डालकर अलग करने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। तस्वीरें ताजमहल के पास की है, जहां हजारों पर्यटक ताजमहल का दीदार करने आते हैं। ऐसे में दो सांड की भिड़ंत किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती थी। सिक्योरिटी से घिरे ताजमहल के पास इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और सुरक्षा कर्मियों का नजर नहीं आना प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।